आज की यह प्रेस वार्ता जो जिस तरीके से चुनाव के पहले तो मोदी जी कहते थे कि अब की बार क्या कहते थे, बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब से ये सरकार आई है आप लगातार देख रहे हैं कि महंगाई के मसले पर अगर किसी एक आदमी की कमर टूट रही तो है आम आदमी, लगातार। और अभी हाल में जिस तरीके से खासतौर दो मसलों पे, बल्कि मैं कहूं 3 मसलों पे, एलपीजी के दाम इतिहास में पहली बार इतने ज्यादा बढ़े हैं, पहली बार। और जब मोदी जी ने सरकार संभाली थी उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर पेट्रोल की जो कीमत थी वो $129 पर बैरल थी। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो $53 पर बैरल है, यानी तकरीबन $75 कम हुआ है। उसके बावजूद भी आज दिल्ली के अंदर पेट्रोल ₹71 प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है, जबकि कायदे से 30 या 40 रुपए होने चाहिए। एलपीजी ₹89 के हिसाब से बढ़ा दी गई है, इतिहास में पहली बार इतना बढ़ा है। और साथ ही साथ अब आप बैंक में जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो खामखा आपको अपनी जेब से ₹150 4 ट्रांजैक्शन के बाद जब आप करेंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो ये अकेली आजादी के बाद की ऐसी सरकार है जो लगातार आम आदमी की कमर तोड़ रही है महंगाई को लेकर। और हालत यह है कि अगर आप कुछ बोलिए तो कहते हैं आप लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान चले जाइए। आईएसआई के एजेंट बीजेपी और एबीवीपी में पकड़े जाते हैं, आप लोग देख लीजिए उसको। चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाले बीजेपी के लोग हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़बोले नेता कैलाश विजयवर्गीय तक का नाम आ रहा। लेकिन अगर आप बोलो तो कहें आप पाकिस्तान चले जाओ। गुजरात के अंदर नलिया कांड हो रहा, जहां पे बीजेपी के लोग और नेता सामूहिक महिलाओं का बलात्कार के गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही। अभी आसनसोल में एक आदमी पकड़ा गया है जो सामूहिक बलात्कार कांड में उसका नाम आया, वो भी बीजेपी का। मुरैना में एक आदमी पकड़ा गया जो भी बीजेपी का है, उसके ऊपर भी महिलाओं को लोभ देकर उनका सामूहिक बलात्कार करने का प्रयास। तो आईएसआई के एजेंट ये सामूहिक सेक्स कांड ये करें, बच्चियों की खरीद फरोख्त ये करें, और अगर आप बोलें तो कहें जी आप देशभक्त नहीं, आप देशद्रोही हो। लेकिन जिस तरीके से ये आम आदमी की कमर तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है, उससे एक बात स्पष्ट है, ये आम आदमी विरोधी सरकार है। और कहीं ना कहीं खासतौर पर बैंकों के लेन देन का जो मसला है उससे साफ लगता है कि बैंकों के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा घोटाला ये सरकार कर रही है। बाकी की जानकारी आपको राघव जी। दोस्तों, 3 विषय विस्तार से आपके समक्ष रखेंगे। पहला, गैस सिलेंडर के मामले में नोटबंदी की आर्थिक अराजकता इस देश में लागू करने के बाद, जिसमें मजदूर का काम छिन गया, किसान की जान चली गई, उसको दाम नहीं मिल रहे और कई लोग जो लाइनों में खड़े उनके प्राण छीन लिए गए, उसके बाद एक और प्रहार मोदी सरकार ने अभी हाल ही में करा। 1 मार्च से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम 86 रुपए से बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि रसोई गैस सिलेंडर अब 737 रुपए में मिला करेगा। ये पिछले 30 दिन में दूसरी बारी इन लोगों ने रेट बढ़ाए हैं मोदी सरकार ने। पहली बारी इन्होंने 1 फरवरी को बढ़ाए थे और अब 1 मार्च से 86 रुपए बढ़ा दिए हैं। और जो इस बार बढ़ोतरी करी है, इजाफा करा है 86 रुपए का,
ये आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा इजाफा है। मोदी सरकार ने काले अक्षरों में एक और इतिहास रचा है कि आजाद भारत के इतिहास में कभी भी रसोई गैस सिलेंडर में इतना इजाफा नहीं करा गया। दूसरी चीज, पिछले 6 महीने में मोदी सरकार योजनाबद्ध तरीके से गरीब आदमी की जेब पर प्रहार करे जा रही है और एलपीजी गैस सिलेंडर यानी कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं। जो सिलेंडर सितंबर 2016 में 486 रुपए का मिला करता था, अब वो सिलेंडर 737 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, यानी कि 58% का इंक्रीज इन लोगों ने, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इन लोगों ने करा है पिछले 6 महीनों में। दूसरी चीज, जो 5 किलो का छोटा सिलेंडर होता है जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, जो पिरामिड में सबसे नीचे आता है, कतार में सबसे अंत में खड़ा है, वो गरीब आदमी, उसकी कमर पे भी इन लोगों ने प्रहार करा है, उसकी कमर तोड़ी है और 5 किलो के गैस सिलेंडर में 30 रुपए 50 पैसे का इजाफा करा है। ये लोग कहते हैं कि हम महंगाई रोकेंगे, पर जिस योजनाबद्ध तरीके से ये लोग बढ़ा रहे हैं, ये आपके समक्ष है। दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी छोड़िए। अब जब मोदी जी के मुंह से एलपीजी शब्द निकलता है तो लोग उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं समझते हैं, लोग उसको लूट, प्लंडर और ग्राफ्ट समझते हैं। ऐसी हालत हो गई है। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई आपने रेट क्यों बढ़ा दिए, तो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े तो हमने दाम बढ़ा दिए, हमने सब कुछ डीरेगुलराइज कर दिया है। यही बात आप उनकी पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ाते हैं तो आप सुनते हैं। अब इनका असली चेहरा भी आपके समक्ष रखना जरूरी है। यह एक आरटीआई है जो भारत सरकार ने 7 दिसंबर 2016 में जारी करी थी। यह आरटीआई कहती है कि 10 दिसंबर 2013 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम थे $102 प्रति बैरल। 10 दिसंबर 2013 में कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम था $102 प्रति बैरल। यह रेट गिरकर 10 नवंबर 2016 को $43 पे आ गया है। जब इतना बड़ा गिरावट, मतलब 50% से अधिक की गिरावट कच्चे तेल के दामों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखी गई, तो मोदी सरकार ने पेट्रोल का एक भी दाम कम नहीं करा। मैं आपको बता देता हूं, 2013 में जब $102 प्रति बैरल था तो पेट्रोल का दाम था 53 रुपीस। आज 2016 में जब $43 प्रति बैरल रेट आया अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, तो मोदी जी की सरकार के पेट्रोल के दाम अभी भी 56 रुपए हैं, यानी कि 53 रुपए से दाम गिरना चाहिए था, उसकी जगह इन्होंने बढ़ा दिया, 56 रुपीस कर दिया। तो जब कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, आपको पेट्रोल और डीजल के दाम डोमेस्टिक मार्केट में गिराने चाहिए। आप दाम गिरा नहीं रहे, आप दाम बढ़ा रहे हैं। ये इनकी सच्चाई है। इन्हीं की सरकार की जो आरटीआई लगी थी उसकी जानकारी इन्होंने खुद दी है। तो इस प्रकार का, और अब आज 71 रुपए है। तो इस सरकार की जो सच्चाई है, जो झूठ बोलने की आदत है कि भाई जो मर्जी बोलकर वोट ले लिए जाए और अपने वादों को ना पूरा करा जाए और गरीब आदमी पर वार करा जाए और अमीरों की और कुछ 50 इनके जो दोस्त हैं उनकी सेवा करी जाए, उसी पर यह सरकार आगे बढ़ रही है। दूसरा विषय, नोटबंदी के बाद, जब नोटबंदी के दौरान आप सबके खून पसीने की कमाई को इन लोगों ने बैंकों में जमा करा दिया और तमाम तरीके की लिमिट्स आप पर कैश डिपॉजिट से लेकर कैश विड्रॉल पर लगाई गई और कहा गया कि 50 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप सबने देखा कि 50 दिन क्या 100 दिन के बाद भी हालात वैसे ही हैं जैसे 8 नवंबर 9 नवंबर को थे। परंतु आज मोदी सरकार ने इसी दिशा में एक बहुत, मैं कहूं, आम आदमी की जेब पर एक और प्रहार करते हुए एक बहुत ही खराब
निर्णय लिया है और बैंकों को यह कहा है कि वे बैंकिंग ट्रांजैक्शन फी लगाएं और आम आदमी से पैसा वसूलें। यानी कि अब आप यदि महीने में 4 कैश ट्रांजैक्शन से अधिक यदि कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि कैश विड्रॉल या कैश जमा कराना, बैंक से कैश निकालना या बैंक में कैश जमा कराना, वो केवल 4 बार ही कर सकते हैं। यदि 4 से अधिक आप एक महीने में करते हैं तो आपके ऊपर 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से कॉस्ट लगाई जाएगी। आपको 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। जब भारत सरकार से ये पूछा जाता है कि क्या आपने बैंकों को ये कहा है, तो वे कहते हैं नहीं, हमने नहीं कहा। परंतु आज इस प्रेस वार्ता में आने से पहले मैंने कम से कम 4 बड़े बैंकों के बड़े अधिकारियों से बात करी, प्राइवेट क्षेत्र में भी और पब्लिक सेक्टर में भी जो बैंक्स हैं, और उन सबने ये कहा कि इनफॉर्मली भारत सरकार ने हमें ये बोला है कि इस प्रकार का ट्रांजैक्शन फी लगाई जाए। तो आप ही का पैसा, आप ही की खून मेहनत की कमाई पसीने का पैसा जो आपने कमाया, बैंक में जमा कराया, अब आप वो फ्रीली नहीं निकाल सकते। आपको निकालने पर भी 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से इन बैंकों को देना पड़ेगा। यदि आप ध्यान से सोचें कि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है मोदी सरकार का, तो आप ये पाएंगे कि मकसद केवल एक ही है कि बैंकों के पास जो पैसा है, जो उनका खजाना है, उसमें बढ़ोतरी हो, उनके पास ज्यादा से ज्यादा आम जनता का पैसा आए, और फिर जब बैंक के पास ये पैसा आए तो इस पैसे से अमीरों के, जो मोदी जी के 50 दोस्त हैं, उनके लोन माफ करे जाएं, उनको बड़े बड़े लोन बांटे जाएं। ये मकसद है। हम मोदी जी से अपील करेंगे कि इमीडिएटली वे तमाम बैंकों को इंस्ट्रक्शंस पास करें कि ये ट्रांजैक्शन फी को रोल बैक किया जाए। ये बिल्कुल सीना, ये जिसे कहते हैं दिन दहाड़े चोरी है, आम जनता की जेब पर बहुत बड़ा प्रहार है। आज का हमारा तीसरा विषय जीडीपी के आंकड़े। आप सब जानते हैं कि सीएसओ ने अभी जीडीपी के आंकड़े 16-17 वित्तीय वर्ष के 3rd क्वार्टर के जो आंकड़े हैं उनको जारी करा है। ये आंकड़े वास्तविकता से कोसों दूर हैं। ये आंकड़े उतने ही फर्जी हैं जितना भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद फर्जी है। मैं पहले कुछ बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, उसके बाद थोड़े विस्तार से जीडीपी के बारे में आपके समक्ष कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा। जनवरी 2015 में जब भारत सरकार ने जीडीपी जिस प्रकार से कैलकुलेट होता है उसको बदला, तब उनकी सरकार के वरिष्ठ लोग, रघुराम राजन जैसे लोग, अरविंद सुब्रमण्यम जैसे लोग, उन लोगों ने इनकी जीडीपी की जो कैलकुलेशन है उस पर सवाल खड़े करे और कहा कि शायद ये जीडीपी का जो आंकड़ा भारत सरकार, मोदी सरकार दे रही है, ये ठीक नहीं है। उस समय की बात है, जनवरी 2015 की। वही आज भी चल रहा है। आज हम मार्च 2017 में खड़े हैं और जो सीएसओ के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से जीडीपी अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर का 7% और 7% के ऊपर का आंकड़ा भारत सरकार ने दिया है, जो सरासर वास्तविकता से दूर है, कोसों दूर है। और इसमें मोदी सरकार ने एक हाफ ट्रूथ्स, ब्यूटीफुल लाइज और स्टैटिस्टिकल इल्यूजन का प्रयोग करते हुए एक कॉकटेल बनाया है, जिसके जरिए इस प्रकार के मनगढ़ंत आंकड़े आपके समक्ष पेश करे हैं। मैं 3-4 विषय इसमें बस आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जब आप तमाम इंडस्ट्री से बात करें, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो, सब में भारी गिरावट देखी गई है इस 3rd क्वार्टर में। गाड़ियों की सेल डाउन है, स्कूटर, मोबाइल्स की सेल डाउन है, नेट एक्सपोर्ट नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के टुवर्ड्स। फिर भी भारत सरकार कह रही है कि हमारे आंकड़े बढ़ गए हैं, हमारा जीडीपी बढ़ गया है। दूसरी चीज ये लोग कह रहे हैं कि पब्लिक स्पेंडिंग बहुत बढ़ गई है, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ गया है।
अब मैं आपके समझ कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईपीपी जो भारत सरकार ही जारी करती है जो डेटा, उसके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अक्टूबर में 2.4% से गिरावट आई और दिसंबर में फिर 2% से गिरावट आई। तो कहां से बढ़ गया आपकी मैन्युफैक्चरिंग, कहां से बढ़ गई आपकी पब्लिक कंजम्पशन? कैपिटल गुड सेगमेंट में 3% की कॉन्ट्रैक्शन देखी गई, कमर्शियल व्हीकल्स, सीमेंट प्रोडक्शन, रियल एस्टेट सेक्टर में देखी गई। तो कहां से आपकी कैपिटल कंजम्पशन बढ़ गई, कहां से आपकी पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ गई? बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि जो बैंक लोन देते हैं उससे भी यह नापा जाता है कि मार्केट में इकोनॉमी किस प्रकार से बढ़ रही है या घट रही है। बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ के अंदर भारी गिरावट देखी गई है अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में। पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो रियल टाइम डेटा आपको कंजम्पशन का देता है कि भाई कंजम्पशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, डेली आपके पास आंकड़े आते हैं। उन आंकड़ों को यदि आप उठा लें जो आरबीआई खुद जारी करता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के आंकड़े बताते हैं कि कंजम्पशन में भारी गिरावट आई है। एक और चीज जो मैंने स्टैटिस्टिकल इल्यूजन की बात करी, जो कैलकुलेशन क्वार्टर 3 की जीडीपी की कैलकुलेशन जो भारत सरकार ने करी, इस बारी सीएसओ ने करी, उसमें जो क्वार्टर 3 के 2015-16 के जो आंकड़े बेस फिगर होता है उसमें भारी रिवीजन कर दिया गया। यदि ओरिजिनल क्वार्टर 3 2015-16 के आंकड़े उठाते और उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करते तो इनकी जीडीपी कैलकुलेशन होती 6.2%। इन्होंने उस बेस फिगर को रिवाइज कर दिया, डाउनवर्ड रिवीजन कर दिया, उसके चलते इस कैलकुलेशन में इन्होंने जीडीपी को बढ़ाकर दिखा दिया। इस प्रकार से धोखाधड़ी हो रही है देश की जनता के साथ। टॉप 8 सेक्टर में जनवरी 16-17 में जो आंकड़े उन्होंने अपने रखे उसमें यह सामने रखा कि बहुत भारी गिरावट उनकी सेल्स में आई है। भारतीय मजदूर संघ जो बीजेपी का अपना सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि लगभग 2.5 लाख इंडस्ट्रियल यूनिट्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो गए हैं नोटबंदी के चलते। ये कह रहे हैं कि इंक्रीज हुआ है। पिछले 7 साल में पहली बारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की सेल 3.7% से डाउन हुई है। ये कह रहे हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ गया है। एफएमसीजी सेक्टर में अक्टूबर में 1.5% की गिरावट देखी गई। बिस्किट, स्नैक्स, शैम्पू, साबुन, वॉशिंग पाउडर की सेल में 20 से 40% की गिरावट देखी गई सेल्स में। कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में भारी गिरावट देखी गई। इनफॉर्मल सेक्टर तो पूरा बर्बाद ही हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुकानें बंद हो गई लोगों की, कारखाने बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए, सब बर्बाद हो गया। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस ने जो अपना डेटा जारी करा, चाहे आप ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के आंकड़े ले लीजिए, उन्होंने कहा कि पिछले 34 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी भारी गिरावट सेल्स में देखी गई और हमें अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ले ऑफ करना पड़ रहा है, उनको निकालना पड़ रहा है। तो ये हालत है इंडस्ट्री की। और मोदी सरकार कह रही है कि हमारा जीडीपी का आंकड़ा बढ़ गया। अब वो यूपी के इलेक्शंस के चलते ये बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग जानिए। एक बस फैक्ट और आपके समझ रखना चाहूंगा, यदि नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ये कह रही है कि हमारा जीडीपी 7% पे ग्रो कर रहा है, तो यदि नोटबंदी ना की जाती और इसी हिसाब से कैलकुलेशन करी जाती तो हमारा जीडीपी 45% पे ग्रो कर रहा होता। तो जिस प्रकार से झूठ बोला जा रहा है आप लोगों के सामने, उससे केवल देश की जनता को ये धोखा ही नहीं दे रहे, परंतु अपनी जो साख है, भारत सरकार की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो खराब होती है। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप भारत के कोई भी इकोनॉमिक फिगर्स उठाकर देख लीजिए, जीडीपी फिगर्स उठाकर देख लीजिए, उनको सीरियसली नहीं लिया जाता है। हमारे फिगर्स को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जो भी फिगर्स मोदी सरकार जारी करती है उसमें 2-3% ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में हटाकर उन फिगर्स को इंक्लूड करा जाता है कैलकुलेशन में।
तो जिस प्रकार से हमारे देश की क्रेडिबिलिटी मोदी सरकार खराब कर रही है, वो जनता के सामने आना जरूरी है। आरबीआई की तो पूरी साख इन लोगों ने बर्बाद कर दी, आरबीआई की पूरी ऑटोनॉमी समाप्त कर दी। हमने देखा नोटबंदी के दौरान इन लोगों ने क्या क्या करा। परंतु सीएसओ, एक और संस्था भारत सरकार की, उसके साथ भी जिस प्रकार की छेड़खानी और खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत दुखदाई है। आखिरी चीज, कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट जिन्होंने सीएसओ के जो ये फिगर्स आए 7% Q3 जीडीपी ग्रोथ की इन्होंने बात करी, उसके बारे में क्या क्या कहा वो बस मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सिटी बैंक के इकोनॉमिस्ट कहते हैं डेटा कुड बी प्रोन टू डाउनवर्ड रिविजन्स। नोमुरा के कहते हैं जीडीपी ग्रोथ डजंट एड अप। गोल्डमैन सैक्स के कहते हैं बिग सरप्राइज गिवन बाय सेल्स वॉल्यूम ऑफ मेजर कंज्यूमर्स एंड टू व्हीलर कंपनीज। आईटीबीआई के फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कहते हैं परहैप्स दिस डेटा इज नॉट कैप्चरिंग द इंपैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। लीडिंग अखबार उठा लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड के अखबार की हेडलाइन रोजी पिक्चर बट फेल्स टू कन्विंस। इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन इकोनॉमिस्ट लेफ्ट स्क्रैचिंग देयर हेड्स। हिंदुस्तान टाइम्स इकोनॉमिस्ट डाउट इंडिया जीडीपी नंबर्स। जब तमाम अर्थशास्त्री, जब तमाम बड़ी संस्थाएं और आम आदमी जो एक रोजगार में है, वो सब ये कह रहे हैं कि नोटबंदी से पूरा व्यापार, पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, तो मोदी सरकार इतना झूठ कैसे बोल रही है? कैसे कह रहे हैं ये लोग कि 7% की ग्रोथ हो रही है? ये मोदी सरकार का झूठ आज आपके समक्ष हमने रखा। इससे जुड़े और गैस सिलेंडर के प्राइसेस जुड़े यदि कोई सवाल हो तो बताइए। संजय जी भी कुछ बोलना चाहिए। अभी पूछ लेना संवाद में आराम से। देखिए, राघव चड्ढा जी ने कई सेक्टर्स के बारे में बताया कि कैसे वहाँ गिरावट आ रही है, कैसे जीडीपी के आंकड़े फर्जी दिए जा रहे हैं, और इन्होंने इस बात पे चिंता भी व्यक्त की कि झूठे आंकड़े आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दरअसल आरएसएस जहां इनकी ट्रेनिंग होती है, आरएसएस जहां से निकले हुए ये लोग हैं, जहां के प्रचारक रहे हैं, जहां इन्होंने काम किया है, उसका पूरा काम और उसकी पूरी बुनियाद झूठ के ऊपर टिकी हुई है। उससे निकले हुए लोगों से अगर आप अपेक्षा करें कि वो कोई सच्ची बात कहेंगे देश के सामने, तो ये मुझे लगता है देश के लोगों की गलतफहमी है। आज फिर एक बार गुरमेहर कौर के कांड के बाद देशभक्ति, राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी की लाइन खींची जा रही है इस देश के अंदर, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से देश बढ़ता रहा तो अपने सारे कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने सारे गुनाह और अपराध को छुपाने के लिए, देश में महंगाई को दबाना हो, देश में भ्रष्टाचार को दबाना हो, देश में अपराध को दबाना हो, देश में गुंडागर्दी के मुद्दे को दबाना हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए कि किसी को भी तुरंत राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी घोषित कर दीजिए। कन्हैया कुमार के वॉइस सैंपल के पूरे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अभी आई है, और उसमें बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया कि राष्ट्र विरोधी नारे, भारत विरोधी नारे कन्हैया कुमार और उनके साथियों ने जेएनयू में नहीं लगाए थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितनी प्रमुखता से चैनलों ने जेएनयू के छात्रों को राष्ट्रद्रोही घोषित करने की खबरें चलाई थी, अब इस रिपोर्ट को उस प्रमुखता से नहीं चलाया जा रहा है कि वो सारी बातें फर्जी और झूठी थी। अभी गुरमेहर कौर के पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के लोगों को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हुए फिर से एक बार फिर रहे हैं, और यह कहा जा रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो या इनके हरियाणा का मंत्री हो या इनके नेता हो, यह कहा जा रहा है कि वहां राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब किसने लगाए राष्ट्र विरोधी नारे? आम आदमी पार्टी का स्पष्ट तौर पे मानना है कि भाजपाई और आरएसएस के लोग देश का माहौल बिगाड़ने के लिए अपने कुछ लड़कों के माध्यम से पहले राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़े करते हैं, महिलाओं को पीटते हैं, प्रोफेसर्स को मारते हैं,
महिला प्रोफेसर्स के साथ बदतमीजी करते हुए उनके नेताओं के फोटो और वीडियो आते हैं। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी आईएसआई एजेंटों की पार्टी है। इसको राष्ट्रभक्ति के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसकी सरकार ने कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया था। ये वो पार्टी है जिसने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया था। ये वो पार्टी है जिसने आईएसआई के अधिकारियों को भारत की धरती पर बुलाकर पठानकोट की जांच करवाने का काम किया था। ये वो पार्टी है जिसके नेता नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने पहुंच जाते हैं। ये वो पार्टी है जिसके लोग अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। ये वो पार्टी है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा झंडा नागपुर के मुख्यालय पर नहीं फहराया। आज उन लोगों को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के बारे में बात करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिस बहादुर बेटी के पिता ने पाकिस्तान के सैनिकों को मौत के घाट उतारा, उसको हरियाणा का मंत्री अनिल विज, जो आईएसआई एजेंटों की पार्टी का मंत्री है, वो देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे रहा है। बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनकी फोटो आई शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के साथ, कैलाश विजयवर्गीय के साथ, वो लोग आईएसआई के एजेंट के तौर पर पकड़े जा रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं आईएसआई के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए सबसे खतरनाक पार्टी है। ये राष्ट्र को तोड़कर खत्म करना चाहती है। ये महंगाई को, भ्रष्टाचार को, अपराध को, अपने सारे गुनाह को दबाने के लिए देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। और इसलिए मैं मीडिया के मित्रों से भी अनुरोध करूंगा कि निष्पक्षता के साथ खबरों का आप प्रसारण कीजिए, नहीं तो जेएनयू कांड आज जैसे झूठा साबित हुआ है, रामजस कॉलेज का भी कांड पूरी तरीके से झूठ की बुनियाद पर फैलाया जा रहा है। और ऐसी परिस्थितियां आगे भी ये लोग पैदा करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव आज पूरा उसका सांप्रदायिकरण कर दिया गया है। आपने कभी सुना है देश का प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान के ऊपर, ईद और होली के ऊपर बयान दे रहा है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं इस देश के लिए। अगर हम लोग नहीं जागे, नहीं सजग हुए, तो मुझे लगता है कि इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई है और उसी काम में लगी। सर, इससे कनेक्टेड है, आज किरण रिजिजू ने आज कल में एक जवान का वीडियो डाला है जो बहुत पेन है और कह रहा है कि एनिमीज उस तरफ तो नहीं है, अपने देश में ही है, जो एंटी नेशनल स्लोगन्स करते हैं। हमें मतलब इतना बुरा लगता है सोल्जर्स की, लाखों लोग ऐसे लोगों से जुड़ते हैं। तो इस पे कंट्रोवर्सी भी हो गई कि मंत्री ने डाला है पर जवान का व्यू सुनने को भी मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि जवान का व्यू, जब बीएसएफ के जवान का व्यू सुनने को मिलता है तो उसको आप बर्खास्त कर देते हैं। उसके घर वाले अभी तक खोज रहे हैं कि हमारा बेटा कहां गया, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी सच्चाई को बयान कर रहा है कि दाल ठीक से खाने को नहीं मिल रही है, रोटी ठीक से खाने को नहीं मिल रही है, हम देश की सीमा पर देश की सुरक्षा करने के लिए अपना सब कुछ लगाए हुए हैं, -10 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हुए हैं। उसकी बात को तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन जो वीडियो इन्होंने डाला है, पहली बात तो क्या ऐसा वीडियो डालने के पीछे किरण रिजिजू की मंशा वास्तव में जवान की भावना को लोगों तक पहुंचाने की है या फिर इस पे राजनीति करके माहौल बिगाड़ने की है? जवान क्या कह रहा है उस पूरे वीडियो को आप देखिए। वो कह रहा है जब राष्ट्र विरोधी नारे देश के अंदर लगते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। राष्ट्र विरोधी नारे यही आरएसएस बीजेपी के लोग ही तो लगा रहे हैं। यही लोग तो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले देश के दुश्मन है, वो कह रहा है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले देश के दुश्मन है। लेकिन उस देश के दुश्मनों को, उन 6, 7, 8, 10 लोगों के खिलाफ जेएनयू में जो मुकदमा लिखा गया, जो दिल्ली पुलिस ने लिखा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज तक राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाले और कश्मीर की आजादी के नारे लगाने वाले एक किसी इंसान को पकड़ा गया?
किसी एक इंसान का नाम, किसी एक अभियुक्त का नाम बता दीजिए जिसको हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री की पुलिस ने पकड़ा हो आज तक। नहीं किया कार्रवाई। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि असली बात लोगों तक पहुंचना जरूरी है। और असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी खुद से, अपने लोगों से, आरएसएस के ट्रेंड वर्कर्स से, एबीवीपी के लोगों से राष्ट्र विरोधी नारे लगवाती है और फिर देश का माहौल बिगाड़ती है और पूरे देश में गलत मैसेज फैलाने का काम करती है। ये वो पार्टी है जिसने 3 घंटे में पूरे दुनिया में गणेश जी को दूध पिला दिया। झूठ फैलाने के मामले में इनकी मास्टरी है, इनसे कोई प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। इसलिए मीडिया वालों से मैं फिर कहना चाहूंगा, बहुत सावधान रहिए। कम से कम भाजपा और एबीवीपी के झूठ को तह तक जांच करिए, उस सच्चाई के ऊपर अपनी बात रखिए। एक तो जेएनयू वाले में पुलिस तो नाकाम हो ही गई, जैसे मोदी जी ने पॉलिटिसाइज कर लिया, वैसे दिल्ली गवर्नमेंट भी कर लिया, क्योंकि उन्होंने भी एक डीएम की इसके जांच कर ली। उन्होंने तो कन्हैया को क्लीन चिट कर दी, पर वो कमेटी ने भी कुछ फाइट किया एक्सेप्ट गिविंग क्लीन चिट टू कन्हैया? नहीं, आपने क्वेश्चन के क्या सवाल क्या उठाया था? आपने सवाल ये उठाया था कि कन्हैया कुमार ने वहां पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए। पूरे देश में यही तो माहौल बनाया गया, मीडिया में भी यही खबरें आई। बल्कि कन्हैया कुमार के मुंह से कई चैनल, तो मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने तो मतलब बिल्कुल राष्ट्र विरोधी नारे दिखाए कि ये देखो कन्हैया कुमार राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहा है। तो उसका सच सामने आना चाहिए। अभी जो रिपोर्ट आई है इन्वेस्टिगेशन की, उसमें भी यही आ रहा है। तो दिल्ली सरकार ने जो बात 6 महीने पहले कह दी, वो बात अब इन्वेस्टिगेशन में वही सच सामने आ रहा है। तो अगर उस समय आप दिल्ली सरकार की बात को मान लेते तो शायद माहौल शांत करने में आसानी होती, लेकिन तब आप लोग माने नहीं उस समय हमारी बात। जो डीएम की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें जो बात कही गई थी वही बातें आगे भी प्रूव होके आ रही सामने। सर, ये जो नेशनलिज्म का डिबेट चल रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि ऑपोजिशन नेशनलिज्म वर्ड को भी काफी? नेशनलिज्म बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नेशनलिज्म का वर्ड बोलने का अधिकार उन लोगों को बिल्कुल नहीं है जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया आरएसएस के मुख्यालय पर। जो अंग्रेजों की दलाली करते रहे हैं उनको कभी भी नेशनलिज्म के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं है। जिन्होंने दंगे फसाद कराए, देश को तोड़ने का काम किया, वो नेशनलिज्म पे कैसे बोल सकते हैं? जिन्होंने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया, जिन्होंने आईएसआई को भारत की धरती पे बुला के पठानकोट के घटना की जांच कराई, जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद कहने वाली पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उनके मुंह से राष्ट्रवाद शब्द निकलना ही नहीं चाहिए। उनको तो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर बोलने का अधिकार नहीं है भाजपाइयों को। ये बोलते कैसे मुझे समझ में नहीं आता। ये पहली बात तो आज कुछ अखबारों ने छापा है और एक आध टीवी चैनल ने भी चलाया है। आम आदमी पार्टी का गुरुद्वारे के इलेक्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना न था, न है, न आगे रहेगा। और इसके लिए आप लोगों के पास बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। तो मुझे लगता है कि कल उन अखबारों ने जो ये गलती की है खबर छापने की कि हमने किसी संगठन को समर्थन दिया था या आम आदमी पार्टी समर्थित संगठन को कोई हार हुई है, उसका खंडन आप लोगों को छापना चाहिए। कृपा करके ये भाजपाई फार्मूला जो है ये कम से कम टीवी मीडिया में, अखबारों में ना आए तो बहुत अच्छा है। ये पूरी तरह से सरासर झूठ है। आम आदमी पार्टी का गुरुद्वारे के इलेक्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था।